नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेगासिस कंट्रोवर्सी को लेकर। पेगासिस एक सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है, इजराइल ने उसको डिज़ाइन किया है और ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ सरकारी तंत्रों को या गवर्नमेंट मशीनरीज को वो सॉफ्टवेयर भेजते हैं फॉर सर्वेलेंस। सर्वेलेंस यानी आपके जो गुप्त जानकारी है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज लेती है और ज़्यादातर टेररिज्म, ऐसे एंटी टेररिज्म ऐसे मामलों पर वो इस्तेमाल होती है। अब ये विषय क्या है थोड़ा सा समझ कर लेंगे, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और भारत में इसका लेकर किस तरह से मामला जटिल हो गया है और भारत सरकार को पार्लियामेंट में क्यों जवाब देना पड़ रहा है और इसमें विदेशी ताकतों किस तरह से इन्वॉल्व है और ये भारत के आंतरिक सुरक्षा और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कैसी कोशिश है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको मेरा चैनल का विषय सब पसंद आ रहा है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों, 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट करके एक अखबार है और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 2 अखबार है, ये यूएस से चलता है, अमेरिका से चलता है और इस पे लेफ्ट लिबरल्स यानी लेफ्ट पूरी इकोसिस्टम का कब्जा है। और इन्होंने एक आर्टिकल छापा और ये आर्टिकल में मैंने वो आर्टिकल रीड किया तो मैं सोच रहा था इसमें कुछ ऐसे प्रूफ्स होंगे या ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे या लीक्ड ऑडियो टेप्स होंगे जिसके बदौलत ये कुछ बहुत बड़ा एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली एक दिन पहले यानी संडे को ये पूरा एक्सपोजर हुआ। द गार्डियन नामक एक जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये एक्सपोज हुआ और ये एक्सपोजर ये था, एक्सपोजर कम एलिगेशन ज़्यादा था और इनका कहना था कि जो पेगासिस सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली जो एक कंपनी है उन्होंने डेवलप किया है और वो फ़ोन्स और आपके डिवाइसेस को हैक करके आपके इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। इतना ही इनका एलिगेशन था और इन्होंने कुछ नाम दिए, भारत के पॉलिटिशियन, पत्रकार, जजेस, नाम नहीं दिए जजेस के, लेकिन पॉलिटिशियन, पत्रकार के कुछ नाम इन्होंने लीक किए कि इनके हुए हैं। अब इसके ऊपर जांच करने की बात हो रही है तो ये एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर कोई ना प्रूफ्स है, ना उन्होंने कोई ऐसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू दिया है, ना किसी का स्टेटमेंट दिया है, ना ऐसे हुआ है इसकी कोई घटना बाहर आई है, ऐसे कुछ नहीं कहा है। अभी देखो, ये जो पूरा कोशिश है ये पूरी की पूरी लेफ्ट इकोसिस्टम की एक ऐसी रणनीति है जिससे एक हो हल्ला क्रिएट हुए भारत में और बेस्ड एग्जैक्टली पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले करने का हेतु ये है कि पार्लियामेंट में ये मुद्दा ऑपोजिशन उठाए और भारत सरकार को इसके ऊपर कमज़ोर करे। दोस्तों, हमारे जो इंटेलिजेंस है, रॉ है, आईबी है, इनकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको किसी की फ़ोन टैप करनी हो या आपको किसी की जानकारी लेनी हो तो उसके ऊपर आरोप लगने होते हैं कि वो एंटी नेशनल या भारत विरोधी या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो जिसको लेकर उनके ऊपर संशय हो। ऐसे लोगों की ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया और जुडिशियल प्रक्रिया करने के बाद उनका फ़ोन टैपिंग किया जाता है। विथ मतलब आप सरकार में हो इसका मतलब आप किसी का फ़ोन टैप कर सकता है, ऐसे भारत में संविधान नहीं है क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और भारत की डेमोक्रेटिक पिलर इतनी स्ट्रांग है कि सरकार अगर कुछ गलत कदम होता है तो कोर्ट या अन्य इंस्टीट्यूशंस उसको विरोध में आवाज़ या कुछ ऐसे निर्णय दे सकती है। तो इतना आसान नहीं होता भारत में ये सब करना। लेकिन जब भी वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार और द गार्डियन जैसे अखबार ये लीक करती है और ये भारत के ही कोई अपोजिशन लीडर्स इसको हवा देती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक फुसका बलून है जिसमें सिर्फ हवा भरा हुआ है, कंटेंट कुछ नहीं है या कोई प्रूफ्स नहीं है। अब भारत में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको संसद में आवाज़ उठाने के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप डिफॉर्मेशन या कोई केसेस से भी बच जाते हो। ये पूरा मामले के पीछे का इंटेंशन क्या है वो समझ के लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये है कि उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पत्रकारों के फ़ोन टैप किए। अब ये फ़ोन टैप किए ऐसा अगर वो कह रहे हैं, या तो ये पॉलिटिशियन, पत्रकार कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे क्या? गवर्नमेंट ने तो ये इनकार किया है कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है। अगर गवर्नमेंट ने ये इनकार किया है तो
आपको बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होना चाहिए जो एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एलिगेशन किया कि कौन से कंपनी ने सॉफ्टवेयर परचेस किया, ये उनके पास डेटा नहीं है। अगर आपने ये बता दिया होता कि ये कंपनी गवर्नमेंट के बिहाफ से सॉफ्टवेयर परचेस करके आपका फ़ोन टैप किया है, तो वो आपको रिलीज़ करना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक विदेशी मीडिया के माध्यम से ये पूरा चीज़ें बाहर आने के पीछे का साजिश यही हो सकता है। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ कि अमेरिका और रशिया और आज चाइना ये जो भी करती है, ये इंटरनल एक डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए पहले करती है। अगर इनको कोई देश में कब्जा चाहिए है और या उनकी मानसिक पकड़ चाहिए उस पर, तो वो क्या करती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करती है। आपको उदाहरण तौर पे आज अगर अफ़गानिस्तान की बात कहें, तो अफ़गानिस्तान की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान कोई देश जीत नहीं पाया है। हम देखेंगे अफ़गानिस्तान हो या नेपाल हो, ये कोई देश जीत नहीं पाया है, क्योंकि ये दोनों देशों की खासियत ये है कि ये पहाड़ी देश है। और अफ़गानिस्तान में जब पहली बार ब्रिटिश 1919 में सत्ता छोड़कर चले गए, तो वहाँ पे लास्ट जो डायनेस्टी बोलते, किंगडम डायनेस्टी, मोहम्मद ज़हीर शाह, उनको वो सत्ता सौंप के गए थे। अब मोहम्मद ज़हीर शाह के ही जो हम बोलते हैं सिपाही, मोहम्मद ज़हीर शाह के ही सल्तनत के जो एक सिपाही थे, जो उनके पूरा आर्मी को देखते थे, वो व्यक्ति ने इनके ऊपर अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा किया जब मोहम्मद ज़हीर शाह इटली में अपने ट्रीटमेंट के लिए गए। देखिए, ये जो घटना है ये इतनी इजी नहीं है। तो इसके बाद हुआ ये कि दौलत खान नाम का ये जो व्यक्ति, ये पीएम बने जब मोहम्मद ज़हीर शाह ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और इन्होंने सत्ता पलट कर दिया। अब ये सत्ता पलट हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये खुद ही पीएम बने, खुद ही प्रेसिडेंट बने, खुद ही विदेश मंत्री बने, खुद ही आर्मी चीफ बने, खुद ही सारा चीज़ अपने हाथ में ले लिया। इसके खिलाफ हुआ विद्रोह, और अफ़गानिस्तान में इसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में जो जननायक निकला, वो अगली बार अपने सत्ता को पाने के लिए उनका चेहरा सामने आया। अब ये विद्रोह का नाम है सो रेवोल्यूशन। हमने किताबों में पढ़ी होगी सो रेवोल्यूशन। अगर हमने विदेशी हिस्ट्री पढ़ी है तो सो रेवोल्यूशन बहुत फेमस है। और ये सो रेवोल्यूशन के जननायक थे नूर मोहम्मद तारिक। अब यहाँ से पूरा विदेशी ताकतों का इंटरफेरेंस अफ़गानिस्तान में शुरू होता है। जब ब्रिटिश छोड़ के जाते हैं, तब 1919 को जब ब्रिटिश अफ़गानिस्तान छोड़ देते हैं, वहाँ से 1978 तक विदेशी ताकतें नहीं रही, क्योंकि तब अमेरिका भी उभर ही रहा था, यूएसएसआर भी ताकत हो रही थी। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था, स्टालिन के अंडर में यूएसएसआर बहुत ताकतवर हो चुका था, और वो अपनी वर्चस्व की यूएस से उनकी जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की जो लड़ाई थी, वो स्टालिन ने जो खड़ी की थी, उसकी लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तभी के जो यूएसएसआर के जो बॉर्डर देश में था, वो अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान में बहुत रिसोर्सेस हुआ करते थे। आप सोचिए, अफ़गानिस्तान में रिसोर्सेस होने के बाद यूएसएसआर ने नूर मोहम्मद तारिकी को अपना दोस्त बनाया, और पूरा का पूरा कम्युनिस्ट देश का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो पूरा रेवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस मोहम्मद नूर तारिकी से उन्होंने अफ़गानिस्तान में करना शुरू किया। यहाँ पे खेल ये हुआ कि अमेरिका ने ये जान लिया कि जब पूरी तेल का जो पॉलिटिक्स चल रहा था, उन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक, ये दो देश ऐसा शॉर्टलिस्ट करके रखे थे जहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करके वो बिज़नेस कर सकते थे। तो अमेरिका भी चालाक निकली। उन्होंने क्या किया, सीएए के थ्रू अपने एजेंट को भेजा, वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर को ही उन्होंने अपना एजेंट बना दिया। अब फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान का, वो है अमेरिका के सीआईए के एजेंट। इनके प्राइम मिनिस्टर जो है नूर मोहम्मद तारिकी, वो है रशिया के खास मित्र। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी इन्फ्लुएंस उस राज्य में बढ़ाया। आप सोचिए कि एक देश का फॉरेन मिनिस्टर ही अगर वो विदेशी ताकतों के हाथ में मिल जाए, तो उस देश का क्या हाल होगा। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान का, इनका नाम है हफीजुद्दीन अमीन। ये जो फॉरेन मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान का, ये अमेरिका के लिए काम करने लगा। अब जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी, जिनको ये अफ़गानिस्तान की सत्ता तब मिली जब दौलत खान
के खिलाफ एक विद्रोह हुआ और विद्रोह में इनकी लीडरशिप आगे आई। अब दौलत खान के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसमें नूर मोहम्मद तारिकी एक लीडरशिप दिया और उन्होंने फाइट किया, रेवोल्यूशन किया और वो प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे हाफिजुद्दीन अमीन। अब मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। क्योंकि इसके बाद जब जैसे ही यूएसएसआर को ये पता चला कि हाफिजुद्दीन अमीन जो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के लिए काम कर रहा है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जो दोस्त है नूर मोहम्मद तारिकी, उनको आगाह कर दिया कि आपके फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के इशारों से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हो गई लड़ाई, जो कोल्ड वार थी वो जंग की तैयारी। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जाके अपनी एक टीम बना के नूर मोहम्मद जो हाफिजुद्दीन अमीन है उनके मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा करने के लिए वहाँ पे उनको ये कहा गया कि आपका मजहब खतरे में है। अफ़गानिस्तान में ये कहा गया कि आपका मजहब खतरे में, क्योंकि जो नूर मोहम्मद तारिकी है ये रशिया के कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित पूरा का पूरा इस्लाम के जो पॉलिसीज़ है, जो इस्लाम की मान्यताएं जैसे वो कहते हैं, अब इस्लाम के मान्यताएं वो अपने हिसाब से रीड करते हैं वैसे कहते हैं, उनको ये करके एक फ्री लिबरल वर्ल्ड जहाँ पे लेफ्ट लोगों को ना धर्म होता है ना संस्कृति होता है, वो उसको पूरा नष्ट करके ना बुर्का पहनना महिलाओं के लिए सख्ती थी और एजुकेशन स्कूल्स ये सब उन्होंने खोल दिया। जैसे ही हाफिजुद्दीन अमीन के मदद से इन्होंने एक इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू किया वहाँ पे अमेरिका ने कि आपके मज़हब खतरे में है, उसी तरह से ही तब से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको अमेरिका ने टारगेट किया और वो स्टूडेंट्स को अफ़गानिस्तान में तालिब कहते हैं, तालिब। और वो स्टूडेंट्स के जो नेता थे वो उमर थे। अभी आप देखिए तालिब ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में रेवोल्यूशन है। अभी आपको सिमिलैरिटी समझ रहा है, जो जेएनयू में जो विद्रोह हुआ स्टूडेंट्स के थ्रू, वो जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो इसी तरह से चाइना आज जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में यूज़ किया, रशिया ने ईरान में सेम यूज़ किया। अब रशिया ने जहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये बोला कि आप फ्री है, आप धर्म के ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एजुकेशन मिलना चाहिए, आपके धर्म के फ्रीडम होना चाहिए, वही रशिया ईरान में जाके कहता है कि अमेरिका के खिलाफ कि आपका धर्म संकट में है। फिर ईरान में भी रेवोल्यूशन हुआ और ईरान में भी फिर धर्म के खिलाफ जो फ्री जो लिबरल वॉइसेस है वो उठने लगी। सो ये दोनों जो चीज़ें हैं अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो भारत में भी जो रशिया ने ईरान में किया, जो अमेरिका ने अफ़गान में किया। अब ये तालिब मतलब स्टूडेंट्स होते हैं और तालिब का नेता उमर था और उमर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, तो इसलिए वो मुल्ला जो नमाज़ पढ़ाता वो मुल्ला उमर हो गया और ये मुल्ला उमर तालिबान का नेता हो गया। अब समझ रहे हो, जो तालिब का नेता है वो तालिबान और उसका नाम मुल्ला उमर। और ये पूरा नेतृत्व क्रिएट होने के बाद अमेरिका ने वहाँ पे रशिया से लड़ने के लिए तालिबान को ट्रेन किया और वो ट्रेन करने की ज़मीन कौन सी थी? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तालिबान की ट्रेनिंग अमेरिका ने करवाई, पूरा पैसा पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को अफ़गानिस्तान में भिजवाया और ट्रेनिंग करवाया। उस ट्रेनिंग करवाने के बाद वहाँ पे जब रशिया लड़ी, ताकतवर रशिया लड़ी, तब ना वो उनकी थल सेना वहाँ पे ढंग से काम करवाई, क्योंकि वो देखो थल सेना काम करी, उनके सेना वहाँ पे पहुँचते ही थक जाती थी, हाइट्स में उनको प्रैक्टिस नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं। और वायुसेना का भी वही हाल हुआ, वायुसेना का भी, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे शस्त्र थे जो तालिबान के पास पाकिस्तान के थ्रू पहुँच गया। अब ये पूरा एरिया को डिस्टेबलाइज करने का फ़ायदा किसको हुआ? अमेरिका का हुआ। लेकिन एज सच कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उनको जो फ़ायदा चाहिए था उनका, तब 1978 की बात है, तब उनको सिर्फ रशिया का वर्चस्व ख़त्म करना था। और ऐसे में रशिया टूट के यूएसएसआर टूट कर आज का रशिया हुआ। तो ये जो पूरा एक देश को तोड़ने के लिए जो वेस्ट कर सकती है वो कर रही है। हमने देखा पिछले कुछ समय में भारत के जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ पे भी इसी तरह से चाइना ने कम्युनिस्टों के थ्रू द्वारा जाके इतना इन्वेस्ट किया, वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हुआ। इतना ही नहीं, आपने देखा कि वहाँ पर पॉलिटिशियन से लेके जुडिशरी तक खरीदे जा सकते हैं इसका
एक नमूना हमारे पास आज है। और भारत में भी आप सोचो, अगर विदेश मंत्री अफ़गानिस्तान के जाके CIA से मिल सकता है तो भारत में भी अपोजिशन ये दूसरे राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज ये जो पेगासिस को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है वो उसी का एक अगला चेन है, जिससे ये जो विद्रोह की जो एक बुनाया जा रहा है वो पॉलिटिशियंस के थ्रू एक अनरेस्ट पैदा करना कंट्री के अंदर। देखो, आप जब ये कंट्री के अंदर अनरेस्ट पैदा करते हो तो आप आपके ही पुलिस वालों के खिलाफ, आपके ही नागरिकों के खिलाफ फिर आप उनको सपोर्ट करते हो। अगर आप देखोगे तो माओइस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले तथाकथित पत्रकार सारे US फंडेड हैं। आप अगर द वायर अखबार देखो, द क्विंट अखबार देखो, और अभी स्टैन स्वामी जो खुद को जीसूट कहता है वो माओइस्ट मूवमेंट में NIA के कैद में था, उनके सपोर्ट में जितने भी लोग आए, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके खिलाफ उनको बेल नहीं मिल रही थी, उनके खिलाफ चार्जशीट और उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उतने टाइट थे। इसके बावजूद भी उनको सेंटिमेंट्स देना, यानी कवर फायर देना, क्योंकि वो माओइस्ट और आदिवासी ट्राइबल एरिया में लोगों को भड़काकर आर्म्ड रेवोल्यूशन, देश के खिलाफ बंदूक उठाए, इसके लिए भड़काने का एक साजिश चल रही। वही चीज़ JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। साइमल्टेनियसली अपने पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उसकी एक कोशिश, यानी एनिमी इन्फिल्ट्रेशन इन आवर पॉलिटिकल सर्कल्स आज आपको दिख रहा है। और धीरे धीरे ये विदेशी ताकतों का कब्ज़ा हमारे एक पूरे देश को, देखो आप इंटरनली आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें नहीं करें, लेकिन विदेश के किसी राज्य या देश से हमारे देश के खिलाफ हमला होता है, खास करके अखबार के माध्यम से। इतना ही बोल के मैं 2 वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।